पीटर लिंच अमेरिका के नंबर 1 मनी मैनेजर हैं। निवेशक अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बन सकते हैं और बस थोड़ा सा शोध करके वॉल स्ट्रीट पेशेवरों की तरह प्रभावी ढंग से जीतने वाले स्टॉक चुन सकते हैं। अब विशेष रूप से इस संस्करण के लिए लिखे गए एक नए परिचय मेमवन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, लिंच ने इंटरनेट शेयरों की अविश्वसनीय वृद्धि पर भी अपनी राय दी। हाईटेक 90 के दशक की 20 विजेता कंपनियों की सूची के रूप में इनमें से कई विजेता कम तकनीक वाले हैं। यह उनकी थीसिस का समर्थन करता है कि शौकिया निवेशक अपने दैनिक जीवन में सामना करने वाली सांसारिक आसानी से समझ में आने वाली कंपनियों से असाधारण पुरस्कार प्राप्त करना जारी रख सकते हैं। लिंच का कहना है कि आम आदमी के लिए निवेश के अवसर प्रचुर है। केवल व्यावसायिक विकास को देखकर और मॉल से कार्यस्थल तक अपनी तात्कालिक दुनिया पर ध्यान देकर आप पेशेवर विश्लेषकों से पहले संभावित रूप से सफल कंपनियों की खोज कर सकते हैं। विशेषज्ञों की यह छलांग टेनबैगर्स पैदा करती है, ऐसे स्टॉक जो 10 गुना या उससे अधिक की सराहना करते हैं और एक औसत स्टॉक पोर्टफोलियो को एक स्टार परफॉर्मर में बदल देते हैं। फिडेलिटी के मल्टी-बिलियन डॉलर मैगलन फंड के पूर्व स्टार मैनेजर लिंच ने खुलासा किया कि उन्होंने अपना शानदार रिकॉर्ड कैसे हासिल किया। जॉन रोथचाइल्ड के साथ लिखते हुए, लिंच कंपनी के वित्तीय विवरणों की समीक्षा करके और कौन से नंबरों की पहचान करके नो शॉट्स में से लॉन्ग शॉट्स को छांटने के लिए आसान निर्देशों का पालन करता है। वास्तव में गिनती करना। वह बताते हैं कि टेनबैगर्स का पीछा कैसे किया जाए और चक्रीय टर्न अराउंड और तेजी से बढ़ती कंपनियों में निवेश के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं। लिंच का वादा है कि यदि आप बाजार के उतार चढ़ाव और ब्याज दरों के बारे में अंतहीन अटकलों को नजरअंदाज करते हैं, तो लंबी अवधि में 5 से 15 साल तक आपका पोर्टफोलियो आपको पुरस्कृत करेगा। यह सलाह कालजी सिद्ध हुई और बनीवन अप ऑन वॉल स्ट्रीट नंबर 1 बेस्ट सेलर। और अब यह क्लासिक नई सहस्राब्दी में भी उतना ही मूल्यवान है जितना पहले था। लिंच फिडेलिटी मैनेजमेंट एंड रिसर्च कंपनी के उपाध्यक्ष हैं, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स की निवेश सलाहकार शाखा और फिडेलिटी फंड के न्यासी बोर्ड के सदस्य। श्री लिंच फिडेलिटी मैगलन फंड के पोर्टफोलियो मैनेजर थे, जो मई 1977 से मई 1990 तक उनके नेतृत्व में दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला फंड था। वह बेस्ट सेलिंग के सहलेखक हैंसरक पर पिटाई और अकमाना सीखो, निवेश की बुनियादी बातों के लिए एक शुरुआती मार्गदर्शिका और व्यापार। वह बोस्टन क्षेत्र में रहता है। जेओ आरण्य बच्चा के लिए लिखा है समय, भाग्य, मूल्य और न्यूयॉर्क टाइम्स पुस्तक समीक्षा के लेखक एक मूर्ख और उसका पैसा और ब्रोक के लिए जा रहे हैं। वह पीटर लिंच के साथ सहलेखक भी हैंसरक पर पिटाई और अकमाना सीखे। वह फ्लोरिडा के मियामी बीच में रहता है। कैरोलिन, मेरी पत्नी और 20 वर्षों से अधिक समय से सबसे अच्छी दोस्त, जिनका समर्थन और बलिदान मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। मेरे बच्चों मैरी, एनी और बेथ के लिए, जिनका एक दूसरे और अपने माता पिता के लिए प्यार बहुत मायने रखता है। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स में मेरे सहयोगियों के लिए, जिनके अतिरिक्त प्रयासों ने मैगलन के प्रदर्शन को संभव बनाया है, लेकिन जिन्हें कोई अनुकूल प्रचार नहीं मिला है। मैगलन के 10 लाख शेयरधारकों को, जिन्होंने अपनी बचत मुझे सौंपी है और जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में हजारों पत्र भेजे हैं और हजारों कॉल किए हैं, बाजार में गिरावट के दौरान मुझे सांत्वना दी है और मुझे याद दिलाया है कि भविष्य ठीक रहेगा। मेरे जीवन में मुझे मिले सभी अविश्वसनीय आशीर्वादों के लिए पवित्र ईश्वर को धन्यवाद। चैप्टर 1, मिलेनियम संस्करण का परिचय। यह पुस्तक व्यक्तिगत निवेशक को प्रोत्साहन और बुनियादी जानकारी प्रदान करने के लिए लिखी गई थी। कौन जानता था कि इसकी 30 छपाई होगी और 10 लाख से अधिक प्रतियां बिकेंगी। जैसा कि यह नवीनतम संस्करण पहले से 11 साल आगे दिखाई देता है, मुझे विश्वास है कि वही सिद्धांत जिन्होंने मुझे फिडेलिटी मैगलन फंड में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद की, वे आज भी शेयरों में निवेश पर लागू होते हैं। तब से यह एक उल्लेखनीय विस्तार रहा। हेवन अप ऑन वॉल स्ट्रीट 1989 में किताबों की दुकानों में धूम मची। मैंने मई 1990 में मैगलन छोड़ दिया और पंडितों ने कहा कि यह एक शानदार कदम था।
उन्होंने मुझे सही समय पर बाहर निकलने के लिए बधाई दी, महान तेजी बाजार के पतन से ठीक पहले। फिलहाल निराशावादी चतुर दिख रहे थे। देश के प्रमुख बैंक दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए और कुछ दिवालिया हो गए। आरंभिक पतन तक इराक में युद्ध छिड़ गया था। हाल की स्मृति में स्टॉक्स को सबसे खराब गिरावटों में से एक का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर युद्ध जीत लिया गया, बैंकिंग प्रणाली बची रही और शेयरों में उछाल आया। कुछ पलटाव। अक्टूबर 1990 के बाद से डॉव 4 गुना से अधिक बढ़ गया है, 2400 के स्तर से 11,000 और उससे भी अधिक। 20वीं शताब्दी में शेयरों के लिए सबसे अच्छा दशक। लगभग 50% अमेरिकी परिवारों के पास स्टॉक या म्यूचुअल फंड है, जो 1989 में 32% से अधिक है। बड़े पैमाने पर बाजार ने $25 ट्रिलियन की नई संपत्ति बनाई है, जो हर शहर और कस्बे में प्रदर्शित है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई न कोई नाम की किताब लिखेगा बिलियनेयर नेक्स्ट डोर। उस नई संपत्ति में से $4 ट्रिलियन से अधिक का निवेश म्यूचुअल फंड में किया गया है, जो 1989 में $275 बिलियन से अधिक है। फंड का लाभ मेरे लिए ठीक है, क्योंकि मैंने एक फंड का प्रबंधन किया है, लेकिन इसका मतलब यह भी होना चाहिए कि बहुत से शौकिया स्टॉक पिकरों ने अपनी पसंद के साथ खराब प्रदर्शन किया। यदि उन्होंने सभी तेजी वाले बाजारों में अपने दम पर बेहतर प्रदर्शन किया होता तो वे उस हद तक धन की ओर पलायन नहीं करते। शायद इस किताब में मौजूद जानकारी कुछ गलत स्टॉक पिकर्स को अधिक लाभदायक रास्ते पर ले जाएगी। मैगेलन में पद छोड़ने के बाद से मैं स्वयं एक व्यक्तिगत निवेशक बन गया हूँ। धर्मार्थ मोर्चे पर मैं शहर के अंदर के सभी धर्मों के बच्चों को बोस्टन कैथोलिक स्कूलों में भेजने के लिए छात्रवृत्ति राशि जुटाता हूँ। अन्यथा मैं फिडेलिटी में एक फंड ट्रस्टी के रूप में और युवा अनुसंधान विश्लेषकों के लिए एक सलाहकार प्रशिक्षक के रूप में अंशकालिक काम करता हूँ। हाल ही में मेरा खाली समय कम से कम 30 गुना बढ़ गया है, क्योंकि मैं घर और विदेश में अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताता हूँ। मेरे बारे में पर्याप्त। आइए अपने पसंदीदा विषय पर वापस आते हैं, स्टॉक। अगस्त 1982 में इस तेजी के बाजार की शुरुआत से हमने अमेरिकी इतिहास में स्टॉक की कीमतों में सबसे बड़ी बढ़त देखी है, जिसमें डॉव 15 गुना बढ़ गया है। लिंच भाषा में इसे 15 बैगर कहा जाता है। मैं विभिन्न सफल कंपनियों में 15 बैगर ढूंढने का आदी हूँ, लेकिन बाजार में बड़े पैमाने पर 15 बैगर एक आश्चर्यजनक इनाम है। इस पर विचार करें। 1929 से 1982 तक शीर्ष से डॉव ने केवल एक 4 बैगर का उत्पादन किया, आधी शताब्दी में 248 से बढ़कर 1046 तक। हाल ही में स्टॉक की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, क्योंकि वे ऊंची हो गई है। 2 को 2500 से दोगुना होकर 5000 होने में 8 वर्ष लगे और 5000 से 10,000 तक दोगुना होने में केवल 3.5 वर्ष लगे। 1995 से 99 तक हमने लगातार 5 अभूतपूर्व वर्ष देखे जब शेयरों ने 20% से अधिक का रिटर्न दिया। इससे पहले कभी भी बाजार ने 2 बैक टू बैक 20% से अधिक की बढ़त दर्ज नहीं की थी। वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े बुल मार्केट ने विश्वासियों को पुरस्कृत किया है और संशयवादियों को उस हद तक भ्रमित कर दिया है जिसकी 1970 के दशक की शुरुआत में किसी भी पक्ष ने कल्पना नहीं की थी, जब मैंने पहली बार मैगलन की कमान संभाली थी। उस निचले बिंदु पर हतोत्साहित निवेशकों को खुद को याद दिलाना पड़ा कि मंदी का बाजार हमेशा के लिए नहीं रहता है, और धैर्य रखने वाले लोगों ने अपने स्टॉक और म्यूचुअल फंड को 15 वर्षों तक बनाए रखा, जिससे कीमतों को फिर से हासिल करने में डॉव और अन्य औसत लगे। 1960 के दशक के मध्य में। आज यह खुद को याद दिलाने लायक है कि तेजी वाले बाजार हमेशा के लिए नहीं रहते हैं और दोनों दिशाओं में धैर्य की आवश्यकता होती है। पर इस किताब का मैं कहता हूं कि 1984 में एटीटी का टूटना उस युग का सबसे महत्वपूर्ण शेयर बाजार विकास रहा होगा। आज यह इंटरनेट है और अब तक इंटरनेट मेरे सामने से गुजर चुका है। मैं हमेशा से ही टेक्नोफोबिक रहा हूं। मेरा अनुभव बताता है कि एक निवेशक के रूप में सफल होने के लिए आपको ट्रेंडी होने की जरूरत नहीं है। वास्तव में मैं जानता हूं कि अधिकांश महान निवेशक शुरुआत के लिए वॉरेन बफेट,
टेक्नोफोब हैं। जो कुछ वे नहीं समझते उसका स्वामित्व उनके पास नहीं है और न ही मेरे पास है। मैं डंकिन डोनट्स और क्रिसलर को समझता हूँ, यही कारण है कि दोनों मेरे पोर्टफोलियो में मौजूद हैं। मैं बैंको, चोरिनो और उनके करीबी रिश्तेदार फैनीमी को समझता हूँ। मैं वेब पर नहीं जाता। मैंने कभी इस पर सर्फिंग नहीं की या इस पर बातचीत नहीं की। विशेषज्ञ की मदद के बिना, उदाहरण के लिए मेरी पत्नी या मेरे बच्चों से, मैं वेब नहीं ढूंढ सका। 1997 में थैंक्सगिविंग छुट्टियों के दौरान मैंने न्यूयॉर्क में एक वेबसेशनो मित्र के साथ एगनॉग साझा किया। मैंने बताया कि मेरी पत्नी कैरोलिन को रहस्यमय उपन्यासकार डोरोथी सेयर्स पसंद है। मित्र पास के कंप्यूटर पर बैठ गया और कुछ ही क्लिक में सेयर्स शीर्षकों की पूरी सूची, साथ ही ग्राहक समीक्षाएं और 1 से 5 सितारा रेटिंग, साहित्यिक वेबसाइटों पर लेखकों को फंड मैनेजरों की तरह रेट किया जाता है, खींच ली। मैंने कैरोलिन के लिए 4 सेयर्स उपन्यास खरीदे, उपहार लपेटने का सामान उठाया, हमारे घर का पता टाइप किया और अपनी सूची से एक क्रिसमस उपहार हटा दिया। यह Amazon.com से मेरा परिचय था। बाद में आप पढ़ेंगे कि कैसे मैंने खाने या खरीदारी के माध्यम से अपने कुछ बेहतरीन स्टॉक की खोज की, कभी-कभी अन्य पेशेवर स्टॉक हाउंड्स के सामने आने से बहुत पहले। चूंकि अमेज़न साइबर स्पेस में मौजूद था, न कि उपनगरीय मॉल क्षेत्र में, इसलिए मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। अमेज़न मेरी समझ से परे नहीं था, व्यवसाय ड्राई क्लीनर जितना ही समझ में आता था। इसके अलावा 1997 में इसकी संभावनाओं के सापेक्ष इसकी कीमत उचित थी और यह अच्छी तरह से वित्तपोषित था। लेकिन मैं इस नए रूप में अवसर देखने के लिए पर्याप्त लचीला नहीं था। यदि मैंने शोध करने की जहमत उठाई होती तो मुझे इस प्रकार की खरीदारी के लिए बहुत बड़ा बाजार और अमेज़न की उस पर कब्जा करने की क्षमता दिखाई देती। अफसोस, मैंने ऐसा नहीं किया। इस बीच अमेज़न अकेले 1998 में 10 गुना, लिंच की भाषा में 10 बैगर, बढ़ गया था। अमेज़न कम से कम 500.com शेयरों में से एक है जिन्होंने चमत्कारी प्रदर्शन किया है। हाईटेक और .com सर्कल में नई लॉन्च की गई सार्वजनिक पेशकश के लिए स्टीफन किंग द्वारा एक और थ्रिलर लिखने में लगने वाले समय से भी कम समय में 10 गुना वृद्धि होना असामान्य नहीं है। इन निवेशों के लिए अधिक धैर्य की आवश्यकता नहीं होती है। इंटरनेट के आने से पहले कंपनियों को अरबों डॉलर की श्रेणी में अपना रास्ता बढ़ाना था। अब वे लाभ कमाने से पहले या कुछ मामलों में कोई राजस्व एकत्र करने से पहले अरबों डॉलर के मूल्यांकन तक पहुंच सकते हैं। मिस्टर मार्केट सामान्य रूप से स्टॉक के लिए एक काल्पनिक प्रॉक्सी, किसी नवजात वेबसाइट के वास्तविक जीवन में खुद को साबित करने का इंतजार नहीं करता है, जैसे कि वॉलमार्ट या होम डिपो ने पिछली पीढ़ी में खुद को साबित किया है। आज के हॉट इंटरनेट शेयरों के साथ बुनियादी बातें पुरानी हो गई है। शब्द पुरानी टोपी, यह अपने आप में पुरानी टोपी है। यह साबित करता है कि मैं इसे लाने के लिए पुरानी टोपी हूँ, एक बिंदु और एक कॉम की मात्र उपस्थिति और इसके पीछे की रोमांचक अवधारणा आज के आशावादियों को एक दशक के विकास के लिए भुगतान करने के लिए मनाने के लिए पर्याप्त है। और समृद्धि पहले से बाद के खरीदार भविष्य की बुनियादी बातों के आधार पर बढ़ती कीमतों का भुगतान करते हैं, जो प्रत्येक उछाल के साथ बेहतर होती है। सिलिकॉन वैली में मासेराती की बिक्री को देखते हुए .com उन उद्यमियों के लिए अत्यधिक फायदेमंद है जो उन्हें सार्वजनिक रूप से लेते हैं और शुरुआती खरीदार जो समय पर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को सावधानी बरतने की सलाह देना चाहता हूं जो समय सीमा तय करने के बाद शेयर खरीदते हैं। क्या .com में उन कीमतों पर निवेश करना उचित है जो पहले से ही वर्षों की तीव्र आय वृद्धि को दर्शाती है, जो हो भी सकती है और नहीं भी? जिस तरह से मैंने यह कहा, आप पहले ही समझ गए होंगे कि मेरा उत्तर नहीं है। इनमें से कई नए मुद्दों के साथ ट्रेडिंग के पहले दिन स्टॉक की कीमत दोगुनी, तिगुनी या चौगुनी हो जाती है। जब तक आपका ब्रोकर प्रारंभिक पेशकश मूल्य पर शेयरों के सार्थक आवंटन के लिए आपके दावे को दांव पर नहीं लगा सकता, एक अप्रत्याशित संभावना, क्योंकि इंटरनेट की पेशकश सुपर बाउल टिकटों की तुलना में भी अधिक प्रतिष्ठित है, आप लाभ का एक बड़ा प्रतिशत चूक जाएंगे। शायद आप पूरे लाभ से चूक जाएंगे,
क्योंकि कुछ .com पहले कुछ कारोबारी सत्रों में ऊंची कीमतों पर पहुंच गए, जहां वे फिर कभी नहीं पहुंच पाए। यदि आप महसूस करते हैं कि .com जयंती से वंचित रह गए हैं, तो अपने आप को याद दिलाएं कि बहुत कम .com निवेशकों को पूरी यात्रा से लाभ होता है। इन शेयरों की प्रगति को उस पेशकश मूल्य से मापना भ्रामक है जो अधिकांश खरीदारों को नहीं मिल सकता है। जिन लोगों को शेयर आवंटित किए जाते हैं, वे मुट्ठी भर से अधिक प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली होते हैं। मेरे चारों ओर मौजूद तात्कालिक संतुष्टि के बावजूद मैंने पुराने ढंग से निवेश करना जारी रखा है। मेरे पास ऐसे स्टॉक हैं जहां परिणाम प्राचीन बुनियादी सिद्धांतों पर निर्भर करते हैं। एक सफल कंपनी नए बाजारों में प्रवेश करती है, उसकी कमाई बढ़ती है और शेयर की कीमत उसके साथ साथ बढ़ती है। या फिर कोई त्रुटिपूर्ण कंपनी खुद ही बदल जाती है। लिंच पोर्टफोलियो में विशिष्ट बड़े विजेता, मैं हारने वालों में से भी अपना हिस्सा चुनना जारी रखता हूं, को खेलने में आमतौर पर 3 से 10 साल या उससे अधिक का समय लगता है। .com क्षेत्र में कमाई की कमी के कारण अधिकांश .com को मानक मूल्य कमाई मानदंड का उपयोग करके रेट नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, सभी महत्वपूर्ण पीई अनुपात में कोई ही नहीं है। ट्रैक करने के लिए पीई अनुपात के बिना, निवेशक डेटा के एक हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हर जगह दिखाई देता है, स्टॉक की कीमत। मेरे विचार से स्टॉक की कीमत सबसे कम उपयोगी जानकारी है जिसे आप ट्रैक कर सकते हैं, और यह सबसे व्यापक रूप से ट्रैक की जाती है। कबैक ऊपर 1989 में लिखा गया था, एक अकेला टिकर टेप वित्तीय समाचार नेटवर्क के निचले भाग में चला गया। आज आप विभिन्न चैनलों पर टिकर टेप पा सकते हैं, जबकि अन्य छोटे बॉक्स प्रदर्शित करते हैं जो डॉव, S&P 500 इत्यादि को प्रदर्शित करते हैं। चैनल सर्फ्स यह जानने से बच नहीं सकते कि बाजार कहां बंद हुआ। लोकप्रिय इंटरनेट पोर्टलों पर आप अपने अनुकूलित पोर्टफोलियो पर क्लिक कर सकते हैं और प्रत्येक होल्डिंग के लिए नवीनतम परिवर्तन प्राप्त कर सकते हैं। या आप 800 लाइनों, पेजर और वॉइस मेल पर स्टॉक की कीमतें प्राप्त कर सकते हैं। मेरे लिए मूल्य टैग की यह बौछार गलत संदेश भेजती है। यदि मेरी पसंदीदा इंटरनेट कंपनी $30 प्रति शेयर पर बेचती है और आपकी कंपनी $10 में बेचती है, तो जो लोग कीमत पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे कहेंगे कि मेरी कंपनी बेहतर कंपनी है। यह एक खतरनाक भ्रम है। मिस्टर मार्केट किसी स्टॉक के लिए आज या अगले सप्ताह जो भुगतान करता है, वह आपको यह नहीं बताता कि किस कंपनी के पास सूचना सुपरहाईवे के नीचे 2 से 3 वर्षों में सफल होने का सबसे अच्छा मौका है। यदि आप केवल एक बिट डेटा का अनुसरण कर सकते हैं, तो कमाई का अनुसरण करें, मान लें कि संबंधित कंपनी की कमाई है। जैसा कि आप इस पाठ में देखेंगे, मैं इस गहरी धारणा से सहमत हूं कि देरसबेर कमाई ही इक्विटी में निवेश को बनाती या बिगाड़ती है। स्टॉक की कीमत आज, कल या अगले सप्ताह क्या करती है, यह केवल ध्यान भटकाने वाली बात है। इंटरनेट उस पहले आविष्कार से बहुत दूर है जिसने दुनिया को बदल दिया। रेलमार्ग, टेलीफोन, कार, हवाई जहाज और टीवी सभी औसत जीवन पर या कम से कम वैश्विक आबादी के समृद्ध शीर्ष भाग पर क्रांतिकारी प्रभाव का दावा कर सकते हैं। इन नए उद्योगों ने नई कंपनियों को जन्म दिया, जिनमें से केवल कुछ ही इस क्षेत्र पर हावी होने के लिए बची रही। संभवतः इंटरनेट के साथ भी ऐसा ही होगा। 1 या 2 बड़े नाम इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे। मैकडॉनल्ड्स ने बर्गर के साथ या श्लम्बर्गर ने तेल सेवाओं के साथ किया। उन विजयी कंपनियों के शेयरधारक समृद्ध होंगे, जबकि पिछड़े, पुराने और ऐसे शेयरधारक जिन्हें होना चाहिए था, पैसा खो देंगे। शायद आप इतने चतुर होंगे कि उन बड़े विजेताओं को चुन सके जो प्रति वर्ष $1 बिलियन कमाने वाली कंपनियों के विशेष क्लब में शामिल हो। हालांकि सामान्य .com की अभी तक कोई कमाई नहीं हुई है, आप एक थंबनेल विश्लेषण कर सकते हैं जो एक सामान्य विचार देता है कि कंपनी को आज के स्टॉक मूल्य को उचित ठहराने के लिए भविष्य में कितना कमाने की आवश्यकता होगी। आइए एक काल्पनिक मामला लें, .com। सबसे पहले आप बकाया शेयरों की संख्या, मान लें कि 100 मिलियन, को मौजूदा स्टॉक मूल्य, मान लें कि $100 प्रति शेयर, से गुणा करके बाजार पूंजीकरण, संक्षेप में मार्केट कैप, पाते हैं।
100 मिलियन गुना $100 $10 बिलियन के बराबर है, इसलिए यह .com के लिए मार्केट कैप है। जब भी आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं, तो आप यह देखते हैं कि उसका मार्केट कैप बढ़े। ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक खरीदार शेयरों के लिए अधिक कीमत नहीं चुका रहे हैं, जिससे आपका निवेश अधिक मूल्यवान हो जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए .com को 10 बैगर बनने से पहले इसका मार्केट कैप 10 गुना बढ़कर $10 बिलियन से $100 बिलियन हो जाना चाहिए। एक बार जब आप यह लक्ष्य मार्केट कैप स्थापित कर लेते हैं, तो आपको खुद से पूछना होगा, $100 बिलियन के मूल्यांकन का समर्थन करने के लिए .com को क्या अर्जित करने की आवश्यकता होगी? सटीक उत्तर पाने के लिए आप तेजी से बढ़ते ऑपरेशन के लिए एक सामान्य मूल्य आय अनुपात लागू कर सकते हैं। आज के व्यस्त बाजार में मान लीजिए कि 40 गुना कमाई। मुझे यहाँ विषयांतर की अनुमति दें, पर मैं उल्लेख करता हूँ कि कैसे जब लोग मैकडॉनल्ड्स को प्रदर्शनी ए के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो अद्भुत कंपनियां जोखिम भरा निवेश बन जाती है। 1972 में स्टॉक की बोली 50 गुना कमाई तक लगाई गई थी। इन उम्मीदों पर खरा उतरने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण कीमत $75 से गिरकर $25 हो गई, जो कि अधिक यथार्थवादी 13 गुना कमाई पर खरीदारी का एक शानदार अवसर है। अगले पृष्ठ पर मैं रॉस पेरोट के इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम के लिए शेयरधारकों द्वारा भुगतान की गई 500 गुना आय का भी उल्लेख करता हूँ। 500 गुना आय पर मैंने नोट किया, यदि ईडीएस आय स्थिर रही तो आपके निवेश को वापस पाने में 5 शताब्दियां लगेंगी। इंटरनेट के लिए धन्यवाद। 500 गुना कमाई ने अपना झटका मूल्य खो दिया है, और इसी तरह 50 गुना कमाई या हमारे सैद्धांतिक उदाहरण में .com के लिए 40 गुना कमाई हुई है। किसी भी स्थिति में $100 बिलियन का उद्यम बनने के लिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि .com को अंततः $2.5 बिलियन प्रति वर्ष कमाना होगा। 1999 में केवल 33 अमेरिकी निगमों ने $2.5 बिलियन से अधिक की कमाई की, इसलिए .com के साथ ऐसा होने के लिए इसे माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े विजेताओं के विशेष क्लब में शामिल होना होगा। वास्तव में एक दुर्लभ उपलब्धि। मैं इस संक्षिप्त इंटरनेट चर्चा को सकारात्मक नोट पर समाप्त करना चाहूंगा। इस प्रवृत्ति में निवेश करने के 3 तरीके हैं, बिना किसी आशा और फिजूल खर्ची मार्केट कैप के। पहली पुरानी पिक एंड शॉवेल्स रणनीति की एक शाखा है। गोल्ड रश के दौरान अधिकांश संभावित खनिकों ने पैसा खो दिया, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें गैंती, फावड़े, तंबू और नीली जीन्स बेची, लेवी स्ट्रॉस ने अच्छा लाभ कमाया। आज आप गैर इंटरनेट कंपनियों की तलाश कर सकते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से इंटरनेट ट्रैफिक से लाभान्वित होती है। पैकेज डिलीवरी एक स्पष्ट उदाहरण है, या आप स्विच और संबंधित उपकरणों के निर्माताओं में निवेश कर सकते हैं जो ट्रैफिक को चालू रखते हैं। दूसरा तथाकथित मुफ्त इंटरनेट प्ले है। यहीं पर एक इंटरनेट व्यवसाय एक गैर इंटरनेट कंपनी में वास्तविक कमाई और उचित स्टॉक मूल्य के साथ अंतर्निहित होता है। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, आप अपना काम खुद कर सकते हैं, लेकिन कई दिलचस्प मुक्त नाटक मेरे ध्यान में आए हैं। एक सामान्य स्थिति में आज के बाजार में कंपनी का मूल्य मान लीजिए $800 मिलियन है, जबकि इसके नवोदित इंटरनेट ऑपरेशन का मूल्य $1 बिलियन होने का अनुमान है, इससे पहले कि यह खुद को साबित कर सके। यदि इंटरनेट ऑपरेशन अपने वादे पर खरा उतरता है, तो यह बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। कंपनी का वह हिस्सा छूट सकता है ताकि वह अपने स्टॉक के रूप में व्यापार कर सके। या यदि इंटरनेट उद्यम अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है, तो यह तथ्य कि यह कंपनी के नियमित कार्य का एक सहायक है, निवेशकों को नकारात्मक पक्ष से बचाता है। तीसरा मूर्त लाभ है, जहां पुराने जमाने के ईंट और मोर्टार व्यवसाय को लागत में कटौती, संचालन को सुव्यवस्थित करने, अधिक कुशल बनने और इसलिए अधिक लाभदायक होने के लिए इंटरनेट का उपयोग करने से लाभ होता है। एक पीढ़ी पहले सुपरमार्केट में स्कैनर लगाए गए थे। इससे चोरी कम हो गई, इन्वेंटरी बेहतर नियंत्रण में आ गई और सुपरमार्केट श्रृंखलाओं के लिए यह एक बड़ा वरदान था। आगे चलकर इंटरनेट और इसके सहायक कुछ बड़ी सफलता की कहानियां रचेंगे, लेकिन इस बिंदु पर हमें अधिकतर बड़ी उम्मीदें और अकुशल मूल्य निर्धारण मिला है।
आज $500 मिलियन मूल्य वाली कंपनियां विजयी हो सकती हैं, जबकि $10 बिलियन मूल्य वाली कंपनियां एक पैसे के लायक भी नहीं हो सकती हैं। जैसे जैसे उम्मीदें वास्तविकता में बदलती हैं, विजेता आज की तुलना में अधिक स्पष्ट होंगे। जो निवेशक इसे देखेंगे, उनके पास अपनी बढ़त पर कार्य करने का समय होगा। माइक्रोसॉफ्ट पर वापस जाएं, एक 100 बैगर जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया था। सिस्को और इंटेल के साथ उस हाईटेक दिग्गज ने शुरुआत से ही विस्फोटक कमाई दर्ज की। माइक्रोसॉफ्ट 1986 में 15 सेंट प्रति शेयर पर सार्वजनिक हुआ। 3 साल बाद आप एक शेयर $1 से कम में खरीद सकते थे और वहां से यह 80 गुना बढ़ गया। शेयर रास्ते में कई बार विभाजित हुआ है, इसलिए मूल शेयर वास्तव में कभी भी 15 सेंट में नहीं बिके। अधिक स्पष्टीकरण के लिए देखें फुटनोट चालू डॉट। यदि आपने मिसौरी मुझे दिखाओ दृष्टिकोण अपनाया और विंडोज 95 के साथ जीत हासिल करने तक माइक्रोसॉफ्ट को खरीदने का इंतजार किया, तो भी आपने अपना 7 गुना पैसा कमाया। आपको एक होना जरूरी नहीं था। प्रोग्रामर आपके द्वारा देखे गए हर स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट को नोटिस करेगा। एप्पल ऑर्चर्ड को छोड़कर सभी नए कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से सुसज्जित थे। सेब अपना आकर्षण खो रहे थे। जितने अधिक कंप्यूटर विंडोज का उपयोग करते थे, उतने ही अधिक सॉफ्टवेयर वाले विंडोज के लिए प्रोग्राम लिखते थे, एप्पल के लिए नहीं। एप्पल को एक कोने में दबा दिया गया, जहां उसने बाजार के 7 से 10% हिस्से को बक्से बेचे। इस बीच माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम चलाने वाले बॉक्स निर्माताओं डेल, हेवलेट पैकार्ड, कॉम्पैक, IBM और इसी तरह ने अधिक बक्से बेचने के लिए भयंकर मूल्य युद्ध छेड़ दिया। इस अंधीन झड़प ने बॉक्स निर्माताओं की कमाई को नुकसान पहुंचाया, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट अप्रभावित रहा। बिल गेट्स की कंपनी बॉक्स व्यवसाय में नहीं थी, इसने बक्सों को चलाने वाली गैस बेची। सिस्को एक और प्रमुख कलाकार है। 1990 में सार्वजनिक होने के बाद से स्टॉक की कीमत 480 गुना बढ़ गई है। मैंने सामान्य कारणों से इस अविश्वसनीय विजेता को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बहुत से लोगों ने इस पर ध्यान दिया होगा। बड़े पैमाने पर व्यवसायों ने अपने कंप्यूटरों को नेटवर्क से जोड़ने में मदद के लिए सिस्को को काम पर रखा। तब कॉलेजों ने छात्रावासों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए सिस्को को नियुक्त किया। छात्रों, शिक्षकों और आने वाले अभिभावकों ने इस विकास पर ध्यान दिया होगा। हो सकता है कि उनमें से कुछ घर गए हों, शोध किया हो और स्टॉक खरीदा हो। मैं इस पुस्तक के एक प्रमुख विषय को स्पष्ट करने के लिए समसामयिक उदाहरण जोड़ने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को का उल्लेख करता हूं। एक शौकिया निवेशक कार्यस्थल, मॉल, ऑटो शोरूम, रेस्तरां या कहीं भी एक आशाजनक नए उद्यम की शुरुआत पर नए विकास पर ध्यान देकर कल के बड़े विजेताओं को चुन सकता है। जबकि मैं इस विषय पर हूं, एक स्पष्टीकरण आवश्यक है। चार्ल्स बार्कले, एक बास्केटबॉल खिलाड़ी जो होंड से शूटिंग के लिए जाने जाते हैं, ने एक बार दावा किया था कि उनकी अपनी आत्मकथा में उन्हें गलत तरीके से उद्धृत किया गया था। मैं यह दावा नहीं करता कि इस किताब में मुझे गलत तरीके से उद्धृत किया गया है, लेकिन एक मुख्य बिंदु पर मेरी गलत व्याख्या की गई है। यहाँ मेरा अस्वीकरण है। पीटर लिंच आपको अपने पसंदीदा स्टोर में स्टॉक खरीदने की सलाह सिर्फ इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि आपको स्टोर में खरीदारी करना पसंद है। नहीं, आपको किसी निर्माता में स्टॉक खरीदना चाहिए क्योंकि यह आपका पसंदीदा उत्पाद बनाता है, या किसी रेस्तरां में इसलिए स्टॉक खरीदना चाहिए क्योंकि आपको खाना पसंद है। किसी स्टोर, उत्पाद या रेस्तरां को पसंद करना किसी कंपनी में दिलचस्पी लेने और उसे अपनी शोध सूची में डालने का एक अच्छा कारण है, लेकिन स्टॉक का मालिक होने के लिए यह पर्याप्त कारण नहीं है। कंपनी की कमाई की संभावनाओं, वित्तीय स्थिति, प्रतिस्पर्धी स्थिति, विस्तार की योजना आदि पर होमवर्क करने से पहले कभी भी किसी कंपनी में निवेश न करें। यदि आप एक खुदरा कंपनी के मालिक हैं, तो विश्लेषण में एक अन्य महत्वपूर्ण कारक यह पता लगाना है कि क्या कंपनी अपने विस्तार चरण के अंत के करीब है, जिसे मैं कहता हूं अपने बॉल गेम में देर से पारी। जब एक रेडियो शैक या टॉयज आर अस ने खुद को देश के 10% हिस्से में स्थापित कर लिया है, तो यह देश के 90% हिस्से में स्टोर होने की तुलना में बहुत अलग संभावना है। आपको इस बात पर नजर रखनी होगी कि भविष्य की वृद्धि कहां से आ रही है
और कब धीमी होने की संभावना है। मेरे इस विश्वास को हिलाने वाली कोई बात नहीं हुई है कि विशिष्ट शौकिया को विशिष्ट पेशेवर फंड जॉकी की तुलना में लाभ होता है। 1989 में पेशेवरों को बेहतर जानकारी तक त्वरित पहुंच का आनंद मिला, लेकिन सूचना का अंतर कम हो गया है। एक दशक पहले शौकीन लोग किसी कंपनी के बारे में 3 तरीकों से जानकारी प्राप्त कर सकते थे: कंपनी से ही, सैमान रेखा या स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की शोध शीट, या ब्रोकरेज फर्म के इन-हाउस विश्लेषकों द्वारा लिखी गई रिपोर्टों से जहां शौकीनों ने खाता रखा था। अक्सर ये रिपोर्ट मुख्यालय से मेल द्वारा भेजी जाती थी और सूचना आने में कई दिन लग जाते थे। आज विश्लेषकों की रिपोर्टों की एक श्रृंखला ऑनलाइन उपलब्ध है, जहां कोई भी ब्राउज़र अपनी इच्छानुसार उन्हें कॉल कर सकता है। आपकी पसंदीदा कंपनियों के समाचार अलर्ट आपके ईमेल पते पर स्वचालित रूप से वितरित किए जाते हैं। आप यह पता लगा सकते हैं कि अंदरूनी लोग खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, या ब्रोकरेज हाउसों द्वारा किसी स्टॉक को अपग्रेड या डाउनग्रेड किया गया है। आप कुछ विशेषताओं वाले स्टॉक की खोज के लिए अनुकूलित स्क्रीन का उपयोग कर सकते हैं। आप सभी किस्मों के म्यूचुअल फंड को ट्रैक कर सकते हैं, उनके रिकॉर्ड की तुलना कर सकते हैं, उनकी शीर्ष 10 होल्डिंग्स के नाम ढूंढ सकते हैं। आप ब्रीफिंग बुक शीर्षक पर क्लिक कर सकते हैं, जो इसके ऑनलाइन संस्करण से जुड़ा हुआ है वॉल स्ट्रीट जर्नल और बैरन का, और सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली लगभग किसी भी कंपनी की स्नैपशॉट समीक्षा प्राप्त करें। वहां से आप जैक तक पहुंच सकते हैं और किसी विशेष स्टॉक का अनुसरण करने वाले सभी विश्लेषकों से रेटिंग का सारांश प्राप्त कर सकते हैं। फिर से इंटरनेट के लिए धन्यवाद। छोटे निवेशकों के लिए स्टॉक खरीदने और बेचने की लागत काफी कम हो गई है, जिस तरह से 1975 में संस्थागत निवेशकों के लिए इसे कम किया गया था। ऑनलाइन ट्रेडिंग ने पारंपरिक ब्रोकरेज हाउसों पर कमीशन और लेनदेन शुल्क कम करने का दबाव डाला है, जो जारी है, एक प्रवृत्ति जो 2 दशक पहले डिस्काउंट ब्रोकर के जन्म के साथ शुरू हुई थी। आप सोच रहे होंगे कि मैगेलन छोड़ने के बाद से मेरी निवेश की आदतों का क्या हुआ। हजारों कंपनियों को फॉलो करने के बजाय अब मैं शायद 50 को फॉलो करता हूँ। मैं विभिन्न फाउंडेशनों और धर्मार्थ समूहों में निवेश समितियों में काम करना जारी रखता हूँ, लेकिन इन सभी मामलों में हम पोर्टफोलियो प्रबंधकों को नियुक्त करते हैं और उन्हें स्टॉक चुनने देते हैं। ट्रेंडी निवेशक सोच सकते हैं कि लिंच परिवार का पोर्टफोलियो न्यू इंग्लैंड सोसाइटी ऑफ एंटिक्विटीज में है। इसमें कुछ चौरीन शामिल है, जिन्हें मैंने उस अवधि के दौरान सस्ते दामों पर खरीदा था जब एस&एल की सराहना नहीं की गई थी। इन शेयरों ने शानदार प्रदर्शन किया है और उनमें से कुछ अभी भी मेरे पास है। दीर्घकालिक विजेताओं को बेचना आपको आईआरएस के अधीन कर देता है। बियर मार्केट आय पर 20% कर। मेरे पास कई विकास कंपनियां भी हैं, जो 1980 के दशक से मेरे पास है और कुछ 1970 के दशक से हैं। ये व्यवसाय लगातार समृद्ध हो रहे हैं, फिर भी स्टॉक अभी भी उचित मूल्य पर प्रतीत होते हैं। इसके अलावा मेरे पास अभी भी क्लंकरों की प्रचुर आपूर्ति है, जो मेरे द्वारा भुगतान की गई कीमत से काफी कम पर बिकते हैं। मैं इन निराशाजनक कंपनियों को इसलिए नहीं रख रहा हूं क्योंकि मैं जिद्दी या उदासीन हूं। मैं इन्हें अपने पास रख रहा हूं क्योंकि इनमें से प्रत्येक कंपनी की वित्तीय स्थिति अच्छी है और आने वाले समय में बेहतरी के प्रमाण मौजूद हैं। मेरे क्लंकर्स मुझे एक महत्वपूर्ण बिंदु की याद दिलाते हैं: आपको अपने द्वारा चुने गए प्रत्येक स्टॉक पर पैसा बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे अनुभव में किसी पोर्टफोलियो में 10 में से 6 विजेता संतोषजनक परिणाम दे सकते हैं। ऐसा क्यों है? आपका घाटा आपके द्वारा प्रत्येक स्टॉक में निवेश की गई राशि तक सीमित है। यह 0 से कम नहीं हो सकता, जबकि आपके लाभ की कोई पूर्ण सीमा नहीं है। किसी बेकार चीज में $1000 का निवेश करें और सबसे खराब स्थिति में हो सकता है कि आपको $1000 का नुकसान हो जाए। उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले में $1000 का निवेश करें और आप कई वर्षों में $10,000, $15,000, $20,000 और उससे अधिक कमा सकते हैं। जीवन भर सफल निवेश के लिए आपको बस कुछ बड़े विजेताओं की आवश्यकता है और उनसे मिलने वाले फायदे उन शेयरों के नुकसान पर भारी पड़ जाएंगे जो काम नहीं करते हैं। मैं आपको उन 2 कंपनियों के बारे में अपडेट देना चाहता हूं
जिनका मैं मालिक नहीं हूँ, लेकिन जिनके बारे में मैंने इस किताब में लिखा है, बेथलेहेम स्टील और जनरल इलेक्ट्रिक। दोनों एक उपयोगी सबक सिखाते हैं। मैंने उल्लेख किया था कि बेथलेहम, जो एक पुरानी ब्लू चिप है, के शेयरों में 1960 के बाद से गिरावट आ रही थी। ऐसा लगता है कि एक प्रसिद्ध पुरानी कंपनी निवेशकों के लिए एक अस्थिर स्टार्टअप जितनी ही अलाभकारी हो सकती है। बेथलेहेम, जो कभी अमेरिकी वैश्विक ताकत का प्रतीक था, लगातार निराश कर रहा है। 1958 में यह $60 में बिका और 1989 तक गिरकर $17 पर आ गया, जिससे वफादार शेयरधारकों के साथ साथ सौदेबाजी करने वालों को भी सजा हुई, जिन्होंने सोचा था कि उन्हें सौदा मिल गया है। 1989 के बाद से कीमत में एक और गिरावट आई है, $17 से निम्न एकल अंक तक, जिससे साबित होता है कि एक सस्ता स्टॉक हमेशा सस्ता हो सकता है। किसी दिन बेथलेहम स्टील फिर से उभर सकता है, लेकिन यह मान लेना कि ऐसा होगा, कामना करना है, निवेश करना नहीं। मैंने एक राष्ट्रीय टीवी शो में जनरल इलेक्ट्रिक की सिफारिश की थी, तब से यह एक टेनबैगर रहा है, लेकिन किताब में मैंने उल्लेख किया है कि जीई का आकार, बाजार मूल्य $39 बिलियन, वार्षिक मुनाफा $3 बिलियन, कंपनी के लिए उन मुनाफे को बढ़ाना मुश्किल बना देगा। तीव्रता दर। वास्तव में जो कंपनी जीवन में अच्छी चीजें लाती है, वह अपने शेयरधारकों के लिए मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक लाभ लेकर आई है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद और जैक वेल्च के कुशल नेतृत्व में यह कॉरपोरेट समूह एक लाभदायक स्थिति में पहुंच गया है। वेल्च, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, ने नए व्यवसायों को खरीदने और शेयरों को वापस खरीदने के लिए अतिरिक्त नकदी का उपयोग करके जीई के कई प्रभागों को चरम प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। 1990 के दशक में जीई की विजय कंपनी की कहानी को बनाए रखने के महत्व को दर्शाती है। शेयरों को वापस खरीदने से बाजार में एक और महत्वपूर्ण बदलाव आता है, लाभांश एक लुप्तप्राय प्रजाति बन जाता है। मैं इसके महत्व के बारे में लिखता हूँ पृष्ठ 204, लेकिन ऐसा लगता है कि शेयरधारकों को पुरस्कृत करने का पुराना तरीका खत्म हो गया है। काले पैरों वाले फेरेट का रास्ता। लुप्त हो रहे लाभांश के बारे में बुरी बात यह है कि मेल में नियमित जांच से निवेशकों को आय का एक स्रोत मिलता है और उस अवधि के दौरान स्टॉक को बनाए रखने का एक कारण भी मिलता है जब स्टॉक की कीमतें पुरस्कृत करने में विफल रहती हैं। फिर भी 1999 में S&P 500 में 500 कंपनियों पर लाभांश उपज द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक के सबसे निचले स्तर पर गिर गई, 1% के करीब। यह सच है कि आज ब्याज दरें 1989 की तुलना में कम है, इसलिए आप बॉन्ड पर प्रतिफल और स्टॉक पर लाभांश कम होने की उम्मीद करेंगे। जैसे ही स्टॉक की कीमतें बढ़ती हैं, लाभांश उपज स्वाभाविक रूप से गिर जाती है। यदि $50 का स्टॉक $5 का लाभांश देता है, तो उस पर 10% की पैदावार होती है। जब स्टॉक की कीमत $100 तक पहुंचती है, तो उस पर 5% की पैदावार होती है। इस बीच कंपनियां अपने लाभांश को उस तरह से नहीं बढ़ा रही है जिस तरह से वे एक बार बढ़ाती थी। क्या असामान्य है? देखा दी न्यूयॉर्क टाइम्स, 7 अक्टूबर 1999। यह है कि अर्थव्यवस्था इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जबकि कंपनियां अपने लाभांश बढ़ाने के लिए अधिक अनिच्छुक हो रही है। बहुत दूर के अतीत में, जब एक परिपक्व, स्वस्थ कंपनी नियमित रूप से लाभांश बढ़ाती थी, तो यह समृद्धि का संकेत था। लाभांश में कटौती करना या उसे जुटाने में असफल होना परेशानी का संकेत था। हाल ही में स्वस्थ कंपनियां अपने लाभांश पर कंजूसी कर रही है और पैसे का उपयोग अपने स्वयं के शेयरों को वापस खरीदने के लिए कर रही है। लाला जनरल इलेक्ट्रिक। शेयरों की आपूर्ति कम करने से प्रति शेयर आय बढ़ जाती है, जो अंततः शेयरधारकों को पुरस्कृत करती है। हालांकि जब तक वे बेचते हैं, तब तक उन्हें इनाम नहीं मिलता है। यदि गायब लाभांश के लिए कोई जिम्मेदार है, तो वह अमेरिकी सरकार है, जो कॉरपोरेट मुनाफे पर कर लगाती है, फिर तथाकथित अनर्जित आय के लिए कॉरपोरेट लाभांश पर पूरी दर से कर लगाती है। अपने शेयरधारकों को इस दोहरे कराधान से बचने में मदद करने के लिए कंपनियों ने बायबैक रणनीति के पक्ष में लाभांश को छोड़ दिया है, जिससे स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है। यह रणनीति शेयरधारकों को अपने शेयर बेचने पर बढ़े हुए पूंजीगत लाभ कर के अधीन करती है,
लेकिन दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर सामान्य आयकर की आधी दर से कर लगाया जाता है। 11 वर्षों के लंच और डिनर भाषणों में दीर्घकालिक लाभ की बात करते हुए मैंने हाथ उठाकर पूछा, आप में से कितने लोग शेयरों में दीर्घकालिक निवेशक हैं? आज तक वोट सर्वसम्मति से हुआ है, हर कोई दीर्घकालिक निवेशक है, जिसमें दर्शकों में से कुछ घंटों की छुट्टी लेने वाले दैनिक व्यापारी भी शामिल है। लंबी अवधि का निवेश इतना लोकप्रिय हो गया है कि यह स्वीकार करना आसान है कि आप क्रैक एडिक्ट हैं, बजाय यह स्वीकार करने के कि आप अल्पकालिक निवेशक हैं। शेयर बाजार की खबरें ढूंढना कठिन हो गया है। 1970 और 1980 के दशक की शुरुआत में फिर ढूंढना आसान, 1980 के दशक के अंत में फिर पाना मुश्किल हो गया है। वित्तीय मौसम का वास्तविक मौसम की तरह बारीकी से पालन किया जाता है। उतार चढ़ाव, गर्त, अशांति और आगे क्या होगा और इसे कैसे संभालना है, इसके बारे में अंतहीन अटकलें। लोगों को लंबी अवधि के बारे में सोचने की सलाह दी जाती है, लेकिन हर बदलाव पर लगातार टिप्पणी लोगों को परेशान कर देती है और उनका ध्यान अल्पावधि पर केंद्रित रखती है। इस पर कार्रवाई न करना एक चुनौती है। यदि नवीनतम उतार चढ़ाव के जुनून से बचने का कोई तरीका होता और हर 6 महीने में स्टॉक की कीमतों की जांच की जाती, जिस तरह आप कार में तेल की जांच करते हैं, तो निवेशकों को अधिक आराम हो सकता है। कोई भी लंबी अवधि के निवेश में मेरी तुलना में अधिक जुनून से विश्वास नहीं करता है, लेकिन जैसा कि सुनहरे नियम के साथ होता है, अभ्यास करने की तुलना में उपदेश देना आसान है। फिर भी निवेशकों की इस पीढ़ी ने विश्वास बनाए रखा है और ऊपर उल्लिखित सभी सुधारों के दौरान पाठ्यक्रम पर कायम रहे। मेरे पुराने फंड फिडेलिटी मैगलन से रिडेम्पशन कॉल्स को देखते हुए ग्राहक शानदार ढंग से संतुष्ट रहे हैं। 1990 के सद्दाम हुसैन भालू बाजार में केवल एक छोटा प्रतिशत ही भुनाया गया। दैनिक व्यापारियों और कुछ पेशेवर हेज फंड प्रबंधकों के लिए धन्यवाद। शेयर अब एक अविश्वसनीय क्लिप पर हाथ बदलते हैं। 1989 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में 300 मिलियन शेयरों का कारोबार एक व्यस्त सत्र था। आज 300 मिलियन एक नींद वाला अंतराल है और 800 मिलियन औसत है। क्या व्यापारियों ने मिस्टर मार्केट को हिलाकर रख दिया है? क्या स्टॉक इंडेक्स में तेज कारोबार का इससे कुछ लेना देना है? कारण जो भी हो, मैं दिन के व्यापारियों को एक प्रमुख कारक के रूप में देखता हूं। लगातार व्यापार ने शेयर बाजारों को और अधिक अस्थिर बना दिया है। एक दशक पहले स्टॉक की कीमतें एक ही ट्रेडिंग सत्र में 1% से अधिक ऊपर या नीचे जाना एक दुर्लभ घटना थी। वर्तमान में हमें महीने में कई बार 1% की चालें मिलती हैं। वैसे डे ट्रेडिंग व्यवसाय में जीविकोपार्जन की संभावनाएं रेस ट्रैक, ब्लैकजैक टेबल या वीडियो पोकर पर जीविकोपार्जन की बाधाओं के समान ही है। वास्तव में मैं दिन के कारोबार को घरेलू कैसीनो देखभाल के रूप में सोचता हूँ। घरेलू कैसीनो की कमी कागजी कार्रवाई है। प्रतिदिन 20 ट्रेड करें और आप एक वर्ष में 5000 ट्रेड कर सकते हैं, जिनमें से सभी को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, सारणीबद्ध किया जाना चाहिए और IRS को रिपोर्ट किया जाना चाहिए। तो डे ट्रेडिंग एक कैसीनो है जो बहुत सारे अकाउंटेंट का समर्थन करता है। जो लोग यह जानना चाहते हैं कि किसी भी दिन स्टॉक का प्रदर्शन कैसा रहा, वे पूछते हैं, डॉव कहाँ बंद हुआ? मुझे इस बात में अधिक दिलचस्पी है कि कितने स्टॉक ऊपर गए बनाम कितने नीचे गए। ये तथाकथित अग्रिम गिरावट संख्याएं अधिक यथार्थवादी तस्वीर पेश करती हैं। हाल के विशिष्ट बाजार की तुलना में यह कभी भी सच नहीं रहा, जहां कुछ स्टॉक आगे बढ़ते हैं जबकि अधिकांश सुस्त हो जाते हैं। जो निवेशक अंडरवैल्यूड छोटे स्टॉक या मध्यम आकार के स्टॉक खरीदते हैं, उन्हें उनकी समझदारी के लिए दंडित किया गया है। लोग सोच रहे हैं, S&P 500 20% ऊपर कैसे हो सकता है और मेरे स्टॉक नीचे कैसे हैं? इसका उत्तर यह है कि S&P 500 में कुछ बड़े स्टॉक औसत को बढ़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए 1998 में S&P 500 इंडेक्स कुल मिलाकर 28% ऊपर था, लेकिन जब आप करीब से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इंडेक्स की 50 सबसे बड़ी कंपनियां 40% आगे बढ़ी, जबकि अन्य 450 कंपनियां मुश्किल से ही आगे बढ़ी। नस्दाक बाजार में, जो इंटरनेट और उसके सहायक कलाकारों का घर है,
दर्जन भर या उससे अधिक बड़ी कंपनियां भारी विजेता थी, जबकि नस्दाक के बाकी शेयर कुल मिलाकर हारे हुए थे। यही कहानी 1999 में दोहराई गई, जहां विजेताओं के विशिष्ट समूह ने औसत को कम कर दिया और हारने वालों की भीड़ को आगे बढ़ाया। 1999 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करने वाले 1500 से अधिक शेयरों में पैसा डूब गया। यह द्वंद्व अभूतपूर्व है। वैसे हमारा मानना है कि S&P 500 इंडेक्स पर बड़ी कंपनियों का दबदबा है, जबकि नस्दाक छोटी कंपनियों का स्वर्ग है। 1990 के दशक के अंत तक नस्दाक के दिग्गजों इंटेल, सिस्को और कुछ अन्य का नस्दाक सूचकांक पर प्रभुत्व S&P 500 के दिग्गजों के सूचकांक से कहीं अधिक था। एक उद्योग जो छोटे स्टॉक से भरा हुआ है वह जैव प्रौद्योगिकी है। मेरी हाईटेक नापसंदगी ने मुझे विशिष्ट बायोटेक उद्यम का मजाक उड़ाने के लिए प्रेरित किया। शेयर बेचने से $100 मिलियन नकद, 100 PhD, 99 माइक्रोस्कोप और 0 राजस्व। हाल के घटनाक्रम ने मुझे बायोटेक के लिए एक अच्छा शब्द कहने के लिए प्रेरित किया है। ऐसा नहीं है कि शौकीनों को अपने बायोटेक स्टॉक को एक बैरल से बाहर निकालना चाहिए, बल्कि यह कि बायोटेक सामान्य तौर पर नई सदी में वही भूमिका निभा सकता है जो पिछली सदी में इलेक्ट्रॉनिक्स ने निभाई थी। आज बायोटेक की एक लंबी सूची में राजस्व है और 3 दर्जन या उससे अधिक लाभ कमाते हैं, और 50 अन्य भी ऐसा करने के लिए तैयार है। $1 बिलियन से अधिक की कमाई के साथ एमजन एक वास्तविक बायोटेक ब्लू चिप बन गया है। कई बायोटेक म्यूचुअल फंडों में से एक आपके पैसे के हिस्से के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के लायक हो सकता है। बाजार टिप्पणीकार आज के बाजार और कुछ पुराने बाजारों के बीच तुलना करके हवाई क्षेत्र और पत्रिका स्थान भरते हैं, जैसे यह 1962 जैसा दिखता है, या यह मुझे 1981 की याद दिलाता है, या जब वे बहुत उदास महसूस कर रहे हों, हम हैं 1929 को फिर से सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में प्रचलित तुलना 1970 के दशक की शुरुआत से होती दिख रही है, जब छोटे स्टॉक लड़खड़ा रहे थे, जबकि बड़े स्टॉक, विशेष रूप से अत्यधिक प्रचारित निफ्टी 50 में वृद्धि जारी रही। फिर 1973 से 74 के मंदी बाजार में निफ्टी 50 50 से 80% गिर गया। इस अस्थिर गिरावट ने इस सिद्धांत को खारिज कर दिया कि बड़ी कंपनियां सहनशील थी। यदि आपके पास निफ्टी 50 का स्वामित्व है और आपने इसे 25 वर्षों तक अपने पास रखा है, अधिमानतः आप एक रेगिस्तानी द्वीप पर फंसे हुए थे, जहां कोई रेडियो, टीवी सेट या पत्रिकाएं नहीं थी जो आपको स्टॉक को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए कहती थी, तो आप इससे नाखुश नहीं हैं। परिणाम: हालांकि ऐसा करने में उन्हें एक पीढ़ी लग गई, लेकिन निफ्टी 50 ने पूरी तरह से सुधार किया और फिर कुछ हद तक 1990 के दशक के मध्य तक निफ्टी 50 पोर्टफोलियो ने 1974 के बाद से कुल रिटर्न में डॉव और S&P 500 को पार कर लिया था। भले ही आपने उन्हें 1972 में आसमानी कीमतों पर खरीदा था, फिर भी आपकी पसंद सही साबित हुई थी। एक बार फिर हमारे पास 50 सबसे बड़ी कंपनियां ऐसी कीमतों पर बिक्री कर रही हैं जिन्हें संशयवादी भुगतान करने के लिए बहुत अधिक बताते हैं। क्या इस बात के दिन के निफ्टी 50 को 1973 से 74 की फायर सेल के क्रम में मार्कडाउन का सामना करना पड़ेगा? यह किसी का अनुमान नहीं है। इतिहास हमें बताता है कि सुधार 10% या अधिक की गिरावट हर 2 साल में होते हैं, और मंदी बाजार 20% या अधिक की गिरावट हर 6 साल में होते हैं। 1929 से 32 डोजी के बाद से गंभीर मंदी वाले बाजार 30% या अधिक की गिरावट 5 बार सामने आए हैं। यह शर्त लगाना मूर्खता है कि हमने आखिरी मंदी देखी है। यही कारण है कि यह महत्वपूर्ण है कि उस पैसे से स्टॉक या स्टॉक म्यूचुअल फंड न खरीदे जिसे आपको अगले 12 महीनों में कॉलेज के बिल, शादी के बिल या जो कुछ भी भुगतान करने के लिए खर्च करना होगा। आप नकदी जुटाने के लिए घाटे वाले बाजार में बेचने के लिए मजबूर नहीं होना चाहेंगे। जब आप दीर्घकालिक निवेशक होते हैं तो समय आपके पक्ष में होता है। लंबे समय से चल रहे तेजी के बाजार में कभी कभार गड्ढे पड़ते रहते हैं। कब एक ऊपर लिखा गया था,
स्टॉक अभी 1987 की दुर्घटना से उबरे थे। 50 वर्षों में सबसे बुरी गिरावट आयरलैंड में लिंच की गोल्फिंग छुट्टियों के दौरान हुई। मुझे यह समझाने में 9 या 10 और यात्राएं करनी पड़ी। हमने आयरलैंड में एक घर खरीदा कि आयरिश वतन पर मेरे पैर रखने से कोई और घबराहट पैदा न हो जाए। मुझे इजराइल, इंडोनेशिया या भारत जाने में भी बहुत सहज महसूस नहीं हुआ। मैं से शुरू होने वाले देशों में कदम रखते ही मैं घबरा गया। लेकिन मैंने इजराइल की 2, भारत की 2 और इंडोनेशिया की 1 यात्रा की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब तक 1987 दोहराया नहीं गया है, लेकिन मंदी 1990 में आई, जिस वर्ष मैंने फिडेलिटी मैगलन फंड के प्रबंधक के रूप में अपनी नौकरी छोड़ी थी। जबकि 1987 की गिरावट ने बहुत से लोगों को डरा दिया था, 2 दिनों में 35% की गिरावट ऐसा कर सकती है। मेरे लिए 1990 का प्रकरण अधिक डरावना था। क्यों? 1987 में अर्थव्यवस्था ठीक चल रही थी और हमारे बैंक विलायक थे, इसलिए बुनियादी बातें सकारात्मक थी। 1990 में देश मंदी की चपेट में आ रहा था, हमारे सबसे बड़े बैंक संकट में थे और हम इराक के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जल्द ही युद्ध जीत लिया गया और मंदी पर काबू पा लिया गया, बैंक ठीक हो गए और शेयरों ने आधुनिक इतिहास में अपनी सबसे बड़ी बढ़त हासिल की। अभी हाल ही में हमने 1996 के वसंत, 1997 और 1998 की गर्मियों और 1999 की गिरावट में प्रमुख औसत में 10% की गिरावट देखी है। 1998 के अगस्त ने S&P 500 को 14.5% नीचे ला दिया, जो विश्व युद्ध के बाद दूसरा सबसे खराब महीना था। द्वितीय 9 महीने बाद स्टॉक बंद हो गए और फिर से चलने लगे। S&P 500 50% से अधिक बढ़ गया। यह सब बताने में मेरा क्या मतलब है? यह अद्भुत होगा अगर हम समय पर बाहर निकलने के साथ असफलताओं से बच सकें, लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा है कि उनकी भविष्यवाणी कैसे की जाए। इसके अलावा, यदि आप शेयरों से बाहर निकलते हैं और गिरावट से बचते हैं, तो आप कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप अगली रैली के लिए शेयरों में वापस आ जाएंगे? यहाँ एक स्पष्ट परिदृश्य है। यदि आपने 1 जुलाई 1994 को शेयरों में $1 लाख लगाए और 5 साल तक पूरी तरह से निवेशित रहे, तो आपका $1 लाख बढ़कर $3,41,722 हो गया। लेकिन यदि आप उस अवधि के दौरान केवल 30 दिनों के लिए स्टॉक से बाहर थे, वे 30 दिन जब स्टॉक में सबसे अधिक लाभ हुआ था, तो आपका $1 लाख निराशाजनक $1,53,792 में बदल गया। बाजार में रहकर आपने अपना इनाम दोगुना से भी ज्यादा कर लिया। एक बहुत ही सफल निवेशक ने एक बार कहा था, मंदी का तर्क हमेशा अधिक बुद्धिमान लगता है। आप हर सुबह के अखबार और रात के समाचारों के हर प्रसारण में अपनी इक्विटी बर्बाद करने के अच्छे कारण पा सकते हैं। कबैक ऊपर बेस्ट सेलर बन गया, रवि बत्रा भी बेस्ट सेलर बन गया। 1990 की महामंदी 1982 में इसकी शुरुआत से लेकर इस तेजी वाले बाजार के लिए अनगिनत बार मृत्युलेख लिखा गया है। संभावित कारणों में जापान की बीमार अर्थव्यवस्था, चीन और दुनिया के साथ हमारा व्यापार घाटा, 1994 का बांड बाजार पतन, 1997 का उभरता बाजार पतन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन रिक्तीकरण, अपस्फीति, खाड़ी युद्ध, उपभोक्ता ऋण और नवीनतम Y2 के नए साल के अगले दिन हमें पता चला कि Y2 के गॉडजिला की आखिरी फिल्म के बाद से सबसे ज्यादा डराने वाली फिल्म थी। शेयरों की कीमत बहुत अधिक है, कई वर्षों से मंदड़ियों का नारा रहा है। कुछ लोगों को 1989 में डॉव 2600 पर स्टॉक बहुत महंगे लग रहे थे। दूसरों के लिए वे 1992 में डॉव 3000 से ऊपर असाधारण लग रहे थे। 1995 में डाउ 4000 से ऊपर नकारात्मक कहने वालों का एक समूह सामने आया। किसी दिन हम एक और गंभीर मंदी का बाजार देखेंगे, लेकिन 40% की क्रूर बिकवाली भी कीमतों को उस बिंदु से काफी ऊपर छोड़ देगी जिस पर विभिन्न पंडितों ने निवेशकों से अपने पोर्टफोलियो को छोड़ने का आह्वान किया था। जैसा कि मैंने पूर्व अवसरों पर नोट किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि अत्यधिक मूल्यवान बाजार जैसी कोई चीज नहीं है,
लेकिन इसके बारे में चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। यह अक्सर कहा जाता है कि तेजी के बाजार को चिंता की दीवार लांघनी ही पड़ती है और चिंताएं कभी खत्म नहीं होती। हाल ही में हम विभिन्न विनाशकारी अकल्पनीय घटनाओं से जूझ रहे हैं। तृतीय विश्व युद्ध, जैविक आर्मागेडन, दुष्ट परमाणु हथियार, ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, एक उल्का का पृथ्वी से टकराना इत्यादि। इस बीच हमने कई लाभकारी अकल्पनीय चीजें देखी। साम्यवाद का पतन। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय और राज्य सरकारें बजट अधिशेष चलाती है। 1990 के दशक में अमेरिका ने 17 मिलियन नई नौकरियां पैदा की, जो बड़ी कंपनियों के अत्यधिक प्रचारित डाउनसाइजिंग से कहीं अधिक है। आकार घटाने से गुलाबी पर्चियों के प्राप्तकर्ताओं को व्यवधान और दुख हुआ, लेकिन इसने लाखों श्रमिकों को तेजी से बढ़ती छोटी कंपनियों में रोमांचक और उत्पादक नौकरियों में जाने के लिए मुक्त कर दिया। इस आश्चर्यजनक रोजगार सृजन को वह ध्यान नहीं मिलता जिसके वह हकदार है। अमेरिका में पिछली आधी सदी की सबसे कम बेरोजगारी दर है, जबकि यूरोप व्यापक आलस्य से जूझ रहा है। बड़ी यूरोपीय कंपनियों ने भी अपने आकार में कटौती की है, लेकिन यूरोप में छोटे व्यवसायों की कमी है जो इस कमी को पूरा कर सके। उनकी बचत दर हमसे अधिक है, उनके नागरिक अच्छी तरह से शिक्षित हैं, फिर भी उनकी बेरोजगारी दर अमेरिकी दर से दोगुनी से भी अधिक है। यहाँ एक और आश्चर्यजनक विकास हुआ है। 1999 के अंत में यूरोप में उससे भी कम लोग कार्यरत थे। पिछले दशक के अंत में कार्यरत थे। मूल कहानी सरल और कभी न खत्म होने वाली बनी हुई है। स्टॉक लॉटरी टिकट नहीं है। हर शेयर से एक कंपनी जुड़ी होती है। कंपनियां बेहतर प्रदर्शन करती हैं या वे बदतर प्रदर्शन करती हैं। यदि कोई कंपनी पहले से भी खराब प्रदर्शन करती है तो उसका स्टॉक गिर जाएगा। यदि कोई कंपनी बेहतर प्रदर्शन करती है तो उसके शेयर में वृद्धि होगी। यदि आपके पास अच्छी कंपनियां हैं जो अपनी कमाई बढ़ाती रहती हैं, तो आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से कॉरपोरेट मुनाफा 55 गुना बढ़ गया है और शेयर बाजार 60 गुना बढ़ गया है। 4 युद्ध, 9 मंदी, 8 राष्ट्रपति और 1 महाभियोग से इसमें कोई बदलाव नहीं आया। निम्नलिखित तालिका में आपको उन 20 कंपनियों के नाम मिलेंगे जिन्होंने 1990 के दशक में अमेरिकी शेयर बाजार में विजेताओं की शीर्ष 100 सूची में जगह बनाई थी। बाएं हाथ के कॉलम में संख्या दर्शाती है कि इनमें से प्रत्येक कंपनी निवेशक के डॉलर पर कुल रिटर्न में कहां स्थान पर है। शीर्ष 100 में जगह बनाने वाले कई उच्च तकनीकी उद्यम जैसे हेलिक्स, फोटोरोनिक्स, सिलिकॉनिक्स, थेरेजनिक्स को यहां छोड़ दिया गया है, क्योंकि मैं उन अवसरों को प्रदर्शित करना चाहता था जिन्हें औसत व्यक्ति देख सकता था, शोध कर सकता था और लाभ उठा सकता था। डेल कंप्यूटर सभी में सबसे बड़ा विजेता था, और डेल के बारे में किसने नहीं सुना है। कोई भी डेल की मजबूत बिक्री और उसके उत्पाद की बढ़ती लोकप्रियता पर ध्यान दे सकता था। जिन लोगों ने जल्दी शेयर खरीदे उन्हें अद्भुत 889 बैगर का इनाम दिया गया। शुरुआत से ही डेल में निवेश किए गए $10,000 से $8.9 मिलियन की संपत्ति अर्जित हुई। डेल, माइक्रोसॉफ्ट या इंटेल में वादे को देखने के लिए आपको कंप्यूटर को समझने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक नई मशीन इंटेल इनसाइड स्टिकर के साथ आती है। आपको यह महसूस करने के लिए जेनेटिक इंजीनियर होने की जरूरत नहीं है कि एमजे ने खुद को एक शोध प्रयोगशाला से 2 सबसे अधिक बिकने वाली दवाओं के साथ एक दवा निर्माता में बदल दिया है। श्वाब, उनकी सफलता को नजरअंदाज करना कठिन था। होम डिपो, यह तेजी से बढ़ता रहा और लगातार दूसरे दशक में शीर्ष 100 की सूची में बना रहा। हार्ले डेविडसन, उन सभी वकीलों, डॉक्टरों और दंत चिकित्सकों का सप्ताहांत इजी राइडर्स बनना हार्ले के लिए बहुत अच्छी खबर थी। लोवे का होम डिपो फिर से एक ही सांसारिक व्यवसाय से 2 राक्षस शेयरों की भविष्यवाणी किसने की होगी। पेचेक्स, हर जगह छोटे व्यवसाय पेचेक्स को अपना पेरोल संभालने की अनुमति देकर सिरदर्द का इलाज कर रहे थे। मेरी पत्नी कैरोलिन ने हमारे पारिवारिक फाउंडेशन के काम में पेचेक्स का उपयोग किया और मैं सुराग चूक गया और स्टॉक चूक गया। दशक के कुछ बेहतरीन लाभ, जैसा कि पिछले दशकों में हुआ था, पुराने जमाने की खुदरा बिक्री से आया। गैप,
बेस्ट बाय, स्टेपल्स, डॉलर जनरल, ये सभी मेगा बैगर्स और अच्छी तरह से प्रबंधित कंपनियां थीं जिनका लाखों खरीदारों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया था। इस सूची में दो छोटे बैंकों का आना एक बार फिर दिखाता है कि बड़े विजेता किसी भी उद्योग से आ सकते हैं, यहाँ तक कि बैंकिंग जैसे धीमी गति से विकास करने वाले उद्योग से भी। अगले दशक के लिए मेरी सलाह, कल के बड़े बैगर्स पर नजर रखें। आपको एक मिलने की संभावना है।